गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 21 अप्रैल 2020 है और आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट के साथ। इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। कई बार हमारी स्पीड कम होती है जब हम कोई नई चीज़ की शुरुआत करते हैं, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक लंबे टाइम से कोई चीज़ करें और उसमें भी हमारा परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा बहुत ड्रॉप हो सकता है। इट इज़ वेरी नेचुरल। लेकिन उस टाइम पर हमें निराश नहीं होना चाहिए। उस टाइम पर हमें ये सोचना चाहिए कि हम खड़े तो नहीं रहे हैं, वी आर नॉट एट फुल स्टॉप। भले ही स्पीड थोड़ी कम क्यों ना हो, लेकिन हम आगे तो बढ़ रहे हैं। दिस विल मोटिवेट यू। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर 7 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। सारे के सारे आर्टिकल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, तो हम सभी आर्टिकल्स को देखने वाले हैं। तो लेट्स क्रैक ऑन। डियर फ्रेंड्स, हमने स्मार्ट कोर्स लॉन्च कर दिया है। अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्री और मेंस एग्जामिनेशन के लिए ये स्मार्ट कोर्स आपके लिए एक होगा वन स्टॉप डेस्टिनेशन। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। इसी के साथ EMI भी अवेलेबल हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए एंड गो थ्रू आवर स्मार्ट कोर्स। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माई टेलीग्राम चैनल। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आई एम श्योर अगर आपको आज का वीडियो पसंद आएगा देन यू विल डेफिनेटली हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। एंड डियर फ्रेंड्स, हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहला जो आर्टिकल हम देखेंगे, इट इज़ अबाउट केरला टू केरला फ्रॉम सिंगापुर। सिंगापुर के बारे में भी इससे पहले हमने डिस्कशन की थी। एज यू नो कि सिंगापुर जो है वो कोरोना वायरस को फाइट करने में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। और केरला की बात करें तो हमारे देश में तो केरला जो है उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। इससे पहले भी हमने केरला के बारे में अभी कुछ ही दिनों पहले बातचीत की है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ केरला इतना बेटर क्यों है। कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, केरला में ऑल ऑफ द सडन ऐसा नहीं है कि जो करंट सरकार है उन्होंने ही सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पर डेवलप की हैं। अलग अलग सरकारों ने थोड़ा बहुत काम किया। लोगों ने भी कंट्रीब्यूशन दिया है। लोग भी उतने एक्टिव हैं वहाँ पर, और बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स भी वहाँ पर हुए हैं। तो ये सारी अलग अलग चीज़ों की वजह से केरला की जो मेडिकल फैसिलिटी हैं वो काफ़ी रोबस्ट हैं, और इसी वजह से केरला जो है वो कोरोना वायरस को एक हद तक कंट्रोल भी कर पाया है। और पिछले 3 सालों में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी जो चीज़ केरला में हुई वो थी निपा वायरस। निपा वायरस को भी केरला ने काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल किया। उसके बाद 2 फ्लड आए, वहाँ पर बाढ़ आई 2018 में और 2019 में, और उसके बाद सबसे पहला केस भी हमारे देश में जो है वो केरला में हमें देखने को मिला था। आज पूरी दुनिया में हमारे देश में भी केरला जो है उसकी प्रशंसा हो रही है। जिस प्रकार से केरला ने कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में एक अपनी एबिलिटी बताई है, तो उसकी डेफिनेटली तारीफ होनी भी चाहिए, क्यों ना हो। केरला ने बहुत सारी चीज़ें की। फॉर एग्जांपल, एक ट्रैकिंग और सर्वेलेंस सिस्टम उन्होंने डिज़ाइन की। इसी के साथ वहाँ पर टेस्टिंग कियोस्क्स उन्होंने तैयार किए कि आप टेस्टिंग के लिए जा सकते हैं। आपको याद है कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि साउथ कोरिया ने कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में जो एक स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो ये थी कि उन्होंने ऐसे टेस्टिंग सेंटर्स जो हैं वो अलग अलग जगहों पर खोले थे। आई थिंक 600 से भी ज़्यादा सेंटर्स जो हैं उन्होंने खोले थे, और लोग वहाँ पर जाकर अपनी अपनी जो ये कोरोना वायरस के टेस्ट हैं वो ले सकते हैं, और उसके बाद उनको मैसेज मिल जाता है, दूसरे दिन टेक्स्ट मैसेज मिलता है। तो केरला ने भी इसी प्रकार की एक स्ट्रेटेजी अपनाई कि लोग जो हैं वो टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पर जा सकते हैं। इसके साथ केरला की कुछ इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो प्लाज्मा ट्रायल्स के लिए तैयार हैं। एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक कानून भी बनाया है, और वहाँ पर कम्युनिटी किचन भी एक्टिव हैं, ताकि गरीब लोग जो हैं उनको भी खाना वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। तो ऐसा आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सालों की मेहनत जो है उसकी वजह से केरला जो है वो हेल्थ और एजुकेशन में काफ़ी आगे हैं। आप दूसरे अगर हमारे स्टेट्स के साथ कंपेयर करें तो केरला का परफॉर्मेंस इन 2 क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा है, और शायद इसी वजह से एक एजुकेटेड पब्लिक जहाँ पर ज़्यादा होती है तो इट बिकम्स ईजी एज वेल। उनको अवेयर करना भी जो है वो काफ़ी ईजी हो जाता है। सिंगापुर एक अच्छा देश है, ऑफ कोर्स राइट, एक बहुत ही प्रोग्रेसिव देश है। लेकिन सिंगापुर ने भी एक मिस्टेक की। सिंगापुर ने स्टार्टिंग में तो कोरोना वायरस को काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लिया, लेकिन उसके बाद सिंगापुर जो है चीज़ों को लाइटली लेने लगा। सारी चीज़ें जो हैं वो ओपन हो गई, और उसके बाद वहाँ पर फिर से केसेस बढ़ने लगे, और इनफैक्ट मृत्यु भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गई। सिंगापुर के लिए दूसरे भी चैलेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल, सिंगापुर के बहुत सारे लोग जो बाहर रहते थे तो वो वापस आने लगे। तो ये थी एक चीज़। सेकंड चीज़ जो है सिंगापुर की वो ये है कि वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग देशों के लोग भी रहते हैं। तो वो भी जो जब बाहर से आए, या फिर इनमें कुछ लोगों को ये कोरोना वायरस हुआ तो फिर कम्युनिटी में स्प्रेड हो गया। फॉर एग्जांपल, साउथ एशियन जो लोग वहाँ पर रहते हैं
तो कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ वहाँ पर हैं, साउथ एशियन कम्युनिटीज़ फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर ये डिजीज़ जो है वो स्प्रेड हुआ, तो इसकी वजह से सिंगापुर के चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ गए। केरला के लिए सिंगापुर से जो लेसन है वो ये हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद वापस केरला आ सकते हैं। इससे पहले की डिस्कशन में हमने देखा था कि लगभग 2 मिलियन 20 लाख जितने लोग जो हैं वो वेस्ट एशिया में रहते हैं, केरला के 20 लाख लोग, और उसमें से 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोग तो सिर्फ यूएई में रहते हैं। अब आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ये एस्टिमेशन है कि ये पूरा वेस्ट एशिया जो रीजन है ये 3% से डिक्लाइन होगा, इसके जीडीपी ग्रोथ जो है वो 3% से डिक्लाइन होगा। तो बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएगी, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ से वापस आए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा केरला के लिए। सो फार परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि टेस्टिंग जो है उसको और ज़्यादा की जाए, आइसोलेशन सेंटर्स क्रिएट किए जाए, बेटर हाइजीन प्रैक्टिस जो हैं वो क्रिएट की जाए। और केरला शायद एक गलती करने जा रहा है, जो गलती सिंगापुर ने की उसी प्रकार से केरला भी धीरे धीरे चीज़ों को अनलॉक करने वाला है, बहुत सारे रीजन्स जो हैं उसको अनलॉक करने वाला है। आज के न्यूज़ आइटम में भी ये खबर है। कल रात को भी मैं जब न्यूज़ देख रहा था तो मुझे ये खबर सामने आई कि जो होम मिनिस्ट्री ने केरला के होम मिनिस्ट्री ने केरला के चीफ सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा है और बताया है कि ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कभी भी रिटर्न हो सकता है। ये कोरोना वायरस जो है, जैसे सिंगापुर में हुआ वही चीज़ हमारे साथ यहाँ पर हो सकती है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि लॉकडाउन को मेंटेन रखें हम, और जो भी वक्त है हमारे पास तो उसमें हेल्थ फैसिलिटी को और ज़्यादा रोबस्ट बना सकते हैं। एजुकेशन, एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ों की देखभाल जो है वो हम कर सकते हैं। वैसे भी केरला की टोपोग्राफी को अगर आप देखें तो एक फ्रेजाइल इकोलॉजी है वहाँ पर। जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो बारिश की पैटर्न भी थोड़ी बहुत चेंज हुई है वहाँ पर, फिर ज़्यादा फ्लड्स होने के चांसेस भी बढ़ चुके हैं। तो ये ऐसा वक्त है जब केरला को अपने आप को मजबूत करने में इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉकडाउन जो है वो खोलना जो है, इतना ज़्यादा रिलैक्सेशन जो है वो काफ़ी रिस्की है। सेकंड जो आर्टिकल है ये आरोग्य सेतु के ऊपर है। इसकी कोर थीम यही है कि आरोग्य सेतु जो है इसका फ्यूचर में मिसयूज़ हो सकता है। नाउ द थिंग इज इम्प्लीमेंट आरोग्य सेतु बट ओनली थ्रू लॉ, ये इसका टाइटल है। एज वी ऑल नो डियर फ्रेंड्स के लॉकडाउन जो है उसको तो हमें एक दिन ख़त्म करना है, लेकिन लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना वायरस या फिर ये कोविड-19 का ख़तरा जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। नॉट एट ऑल, राइट। ये एक आप कहेंगे कि एक फिक्शन होगा अगर हम ये सोचें, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया उसके बाद हमारा जीवन जो है वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। नो, नहीं होगा। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो गए, बहुत सारी मीन्स मैं बहुत सारे देशों के बारे में बताऊं, फॉर एग्जांपल यूके में तो शायद 1 साल के लिए कॉलेजेस और स्कूल्स जो है उनको बंद रखा जाएगा। बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं, जिम एक्सेट्रा, तो ऐसे क्लब्स, तो ये भी चीज़ें जो है वो बंद हो सकती हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो हमारा जो जीवन है उसमें एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। गवर्नमेंट ये भी सोच रही है कि ऑड इवन स्ट्रेटजी के आप व्हीकल्स जो हैं वो ऑड और इवन में ही ले जा सके। मीन्स बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा। अलग अलग तरीके जो हैं वो एक्सप्लोर किए जा रहे हैं कि कैसे लोगों के मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर पर बैठकर काम कर सकते हैं, ऑफिस का काम अगर आप घर पे कर सकते हैं, देन यू शुड डू दैट। इसको भी इनकरेज करेगी गवर्नमेंट। चाइना की बात करें तो चाइना ने स्टार्टिंग में एक मोबाइल ऐप निकाला जिससे लोग जो हैं उनको पता चले कि किनको कोरोना वायरस एंड थिंग्स लाइक दैट। और उसके बाद यही ऐप जो है वो एक प्रकार से ई पास बन गया। आपको अगर बाहर निकलना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और परमिशन के बिना आप नहीं निकल सकते। ऐसी ही कुछ चीज़ जो है वो आरोग्य सेतु के साथ भी हो सकती है, ऐसा इस आर्टिकल में बताया है। हाइटेंड एपिडेमिक सर्वेलेंस बाय द गवर्नमेंट कुड लीड टू एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सर्वेलेंस ऑफ इंडिविजुअल्स। एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति जो है उसकी मूवमेंट के ऊपर सर्वेलेंस रखा जाएगा वाया दिस ऐप। और आई थिंक लोगों को बचाने के लिए, ज़्यादा लोगों को बचाने के लिए, अगर एक व्यक्ति का जो एक थोड़ा बहुत राइट है, ऑफ कोर्स नॉट राइट ऑफ लाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट राइट ऑफ दिस लिबर्टी, कि आप घर से बाहर ना निकल पाएँ, और ये कुछ रेस्ट्रिक्शन अगर रखने से अगर हम ज़्यादा लोगों की जान बचा सकते हैं तो डेफिनेटली सरकार जो है वो वही करेगी और वही सबसे लॉजिकल होगा। और शायद यही तो हो रहा है। एपिडेमिक एक्ट जो है, डिज़ास्टर के साथ जुड़ी हुई एक्ट, उसमें यही है कि अगर किसी व्यक्ति को से फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस है तो उनको ऑर्डर दिया जाता है कि आपको घर पर ही बैठना है।
या फिर आपको आइसोलेशन सेंटर्स जो हैं वहाँ पर ही रहना है, उसके बाहर आप नहीं निकल सकते। अगर निकलते हैं तो आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। आरोग्य सेतु ऐप जो है इसमें डेटा प्रोटेक्शन के प्रिंसिपल्स को भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने जैसे आधार को, आपको पता होगा कि आधार जो है पहले वॉलेंटरी, जिनको आधार कार्ड चाहिए वो निकाल सकते हैं, तो पहले ऐसे ही इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद ये मैंडेटरी बन गया, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये कंपलसरी बन गया। बैंक अकाउंट्स खोलने में, मोबाइल फ़ोन या फिर ये जो कनेक्शन लेना है आपको सिम कार्ड के लिए, तो उसके लिए मैंडेटरी बन गया था। फिर खैर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फिर थोड़े बहुत बदलाव किया, लेकिन आज भी आधार जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर बन चुका है हमारे सब के लिए, राइट। आधार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। तो इन द सेम वे आरोग्य सेतु जो है वो भी एक प्रकार का ऐसा ऐप बन जाएगा कि अगर लेट्स से आपको कोई बेनिफिट्स चाहिए, कोई सर्विसेज चाहिए, कोई एमिनिटीज़ चाहिए, खाना पीना, राशन एक्सेट्रा, तो आरोग्य सेतु ऐप नहीं है अगर आपके पास, तो आपको मना किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा गवर्नमेंट करेगी ही, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो इस आर्टिकल में बताई हैं। द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो एट लिबर्टी टू रिवाइज द टर्म्स ऑफ प्राइवेसी पॉलिसी। जो प्राइवेसी के साथ जुड़ी हुई पॉलिसी है वो भी गवर्नमेंट जब चाहे तब चेंज कर सकती है, ये आरोग्य सेतु ऐप की। और इनफैक्ट गवर्नमेंट ने विदाउट नोटिफिकेशन ऐसा एक बार तो कर भी लिया है। तो इस आर्टिकल में ये बताया है कि भारत के पास डेटा प्रोटेक्शन और सर्वेलेंस के साथ जुड़े हुए आज भी ऐसे कोई लॉ नहीं है। तो ये आरोग्य सेतु जो हैं ये एक बहुत ही रिस्की प्रोजेक्ट है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आरोग्य सेतु गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है फ़िलहाल लोगों को कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और यूज़ करें। तो अगर ये हमें बचाता है देन वी शुड यूज़ इट। लेकिन डेटा प्रोटेक्शन और सर्वेलेंस के साथ जुड़े हुए जो लॉ हैं उसको हम डिज़ाइन कर लें अच्छी तरीके से। बहुत सारे रिपोर्ट्स भी इसके ऊपर तैयार हैं। तो इसको डिज़ाइन करने के बाद आरोग्य सेतु को अगर आप मैंडेटरी ही बनाना चाहते हैं फॉर टाइम बीइंग, या फिर एक लंबे टाइम के लिए, लेट्स से 1 साल 2 साल के लिए आरोग्य सेतु ऐप हमें यूज़ करना ही है अगर फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री, तो फिर इसके साथ जुड़े हुए कुछ रोबस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस भी गवर्नमेंट को बनाने चाहिए, राइट, इज़न्ट इट, कि हमारा जो डेटा है उसका मिसयूज़ ना हो, इसके साथ प्राइवेसी जो है उसका मिसयूज़ ना हो, और डेटा प्रोटेक्शन और सर्वेलेंस के जो लॉ हैं वो भी ऐसे हों कि फिर इसका मिसयूज़ ना हो। जो जिनके पास ये अथॉरिटी है फिर वो ब्लैकमेल ना करें लोगों को, या फिर करप्शन इसकी शुरुआत ना हो जाए कि फिर आप ई पास लेने के लिए भी आपको किसी को अगर पैसे देने पड़ेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे पैसे, या फिर किसी को पैसे देने हैं उसके बाद ही आपको ये परमिशन मिल पाएंगी। तो ऐसी सिचुएशन ना हो। वी हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग एज वेल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, टेक ओवर फियर्स। भारत सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको कहते हैं हम FDI, ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है डियर फ्रेंड्स, इनको और अच्छी तरीके से अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिकल वर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई जो खबरें हैं उसमें आपकी इतनी ज़्यादा अच्छी ग्रिप नहीं है, देन यू कैन चेक आउट डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। ये लेक्चर मेरे द्वारा डिलीवर किया जाता है, भाषा जो है वो हिंदी है, और रेगुलर बेसिस पर आपको इसके लेक्चर मिलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लगभग 6-7 हज़ार जितने स्टूडेंट्स जो हैं, शायद उससे भी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो रेगुलर बेसिस पर इस लेक्चर को फॉलो करते हैं। और जहाँ तक मुझे रिव्यू मिला है इससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ है। तो इन केस अगर आप उनमें से एक हैं देन फॉलो दिस DFNA। इसमें इस प्रकार के सारे टॉपिक्स को हम विस्तार से चर्चा करें। इनफैक्ट कल अगर आप DFNA फॉलो करते हैं तो आपको ये जो टॉपिक है उसके बारे में पता होगा। मीन्स आप अगर देखेंगे तो हिंदू का जो ये एडिटोरियल है उसमें कुछ लिमिटेड चीज़ें ही कवर हुई हैं, लेकिन कल हमने बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई जो थी वो कवर की थी। इनफैक्ट आपके लिए एक प्रश्न है, चलिए पहला प्रश्न मैं आपको पूछ लेता हूँ। प्रश्न ये है कि भारत कितने देशों के साथ अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है, बताइए, राइट। और सिर्फ आंकड़ा नहीं देना है, यू हैव टू गिव द नेम, आपको नाम बताने हैं कितने देशों के साथ हमारा देश जो है वो लैंड बाउंड्री शेयर करता है। नाउ द थिंग इज, भारत सरकार ने एक डिसीजन लिया है। डिसीजन ये है कि जितने देशों के साथ भारत लैंड बाउंड्री शेयर करता है, लैंड बॉर्डर शेयर करता है, तो उन देशों से अगर FDI आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पर वहाँ से कोई इन्वेस्टर भारत में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिक नहीं होगा। ऑटोमेटिक यानी कि परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। पहला ऐसा था कि परमिशन, बहुत सारे क्षेत्रों में परमिशन की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अगर आप इन देशों में से हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ऐसा भारत सरकार क्यों करना चाहती है, उसके पीछे मेन लक्ष्य ये है।
जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर्स। आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी। बहुत सारी कंपनीज जो हैं उनकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। एक ऐसी कंपनी जिनकी पहले वैल्यू थी 100 करोड़, अब ये शायद 70 करोड़ हो जाएगी या फिर 50 करोड़ हो जाएगी, तो उनके शेयर्स जो हैं वो ड्रॉप होंगे। तो जिनके पास पैसे हैं, फॉर एग्जांपल चाइनीज़ इन्वेस्टर्स के पास बहुत सारे पैसे हैं, तो हो सकता है कि चाइनीज़ इन्वेस्टर्स जो हैं वो ये एक अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर कर ले, कि ये पैसे जो हैं वो इंजेक्ट करके भारत की कंपनीज को ही पूरे उनके नए मालिक ही बन जाएं। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसके लिए, इसको रोकने के लिए भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया है। और भारत सरकार अकेला ऐसा, या फिर हमारी सरकार अकेली ऐसे नहीं है। इटली, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों ने भी इस प्रकार के मेजर्स जो हैं वो लिए हैं। ब्रुकिंग्स इंडिया ने एक स्टडी की है और उनकी स्टडी के मुताबिक चाइना से टोटल जो इन्वेस्टमेंट हमारे देश में हुआ है वो है लगभग 26 बिलियन। अब चाइनीज़ कैपिटल इज़ इन्वेस्टेड नॉट जस्ट इन ब्रिक एंड मोटार इंडस्ट्रीज़। ये सिर्फ जो फैक्ट्रीज़ हैं और जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं उसमें ही इन्वॉल्व नहीं है। चाइना की कंपनी टेक्नोलॉजी में, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स में भी हैं। फॉर एग्जांपल अलीबाबा, राइट, आई विल गिव यू सम नेम। ये अलीबाबा जो हैं ये एक चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है, आप जानते ही होंगे इनके बारे में, ये एक नया नाम नहीं है। टेंसेंट एक बहुत बड़ी है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज ने, पेटीएम, फिर स्विगी है, ओला, जोमेटो, बिग बास्केट, राइट, तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, टेक कंपनीज हैं, फिनटेक्स हैं, जिसमें उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। दूसरा जो खतरा है पूरी दुनिया को चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट से वो ये है कि कई बार आप पता ही नहीं चलता, नाम होता है प्राइवेट कंपनी का, लेकिन रियल ओनरशिप जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट की होती है। और इनफैक्ट सिक्योरिटी जो है वहाँ की जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा भी बनाई गई बहुत सारी कंपनीज है, या फिर उनका भी एक बहुत रोल रहता है इन सारी कंपनीज के ऑपरेशन में। तो ऐसी सारी कंपनीज जो हैं चाइनीज़, एंड ऑफ द डे वो चाइनीज़ सरकार की जो कंपनीज हैं वो भारत की प्राइवेट कंपनीज को ना खरीद लें। तो ये सारी चीज़ों को, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। नाउ द थिंग इज, एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पर यह भी है कि ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में तो छूट देनी चाहिए थी। ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है? ग्रीन फील्ड का मतलब ये होता है कि एक नया बिजनेस, एक ऑल टुगेदर नया बिजनेस। देखिए, ब्राउन फील्ड जो है कि एक बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है और उसमें चाइनीज़ कंपनी आकर, कोई एक फैक्ट्री है जो ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल टाटा, तो टाटा ऑलरेडी एक कंपनी जो है वो चल रही है, अब चाइनीज़ कंपनी आकर टाटा को टेक ओवर कर लेती है, तो दैट्स ए ब्राउन फील्ड हो गया। ग्रीन फील्ड का मतलब ये है कि ऑल टुगेदर एक नई कंपनी उन्होंने बनाई, राइट। चाइना 123 नाम की एक नई कार की कंपनी भारत में अगर वो बनाना चाहते हैं, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को छूट देने की आवश्यकता थी, ऐसा यहाँ पर आर्ग्यू किया गया है। इसके साथ सेबी जो है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इन्होंने भी जो कस्टोडियन बैंक्स हैं इनको भी पूछा है कि चाइना से कहाँ कहाँ से पैसे आए हैं, तो उसका पूरा लिस्ट जो है वो तैयार कीजिए। मैं और थोड़ी डिटेल्स दे दूँ जो हिंदू एडिटोरियल में कवर नहीं हुई है, वो ये है कि अगर लेट्स से कोई कंपनी है, चाइना की कंपनी, इस कंपनी ने यूके की किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए, इस यूके की कंपनी ने फ्रांस की कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए, और इस फ्रांस की कंपनी जो है ये फिर भारत में पैसे इन्वेस्ट करेगी, तो भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट। ये पैसे अगर यहाँ से आ रहे हैं, कहीं पर भी किसी भी लेयर में अगर चाइना इन्वॉल्व हैं, चाइना का पैसा इन्वॉल्व है, तो फिर भारत सरकार को ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, राइट। दिस इज़ द थिंग। और लास्ट एक बता दूँ, ये जो कस्टोडियन बैंक्स हैं उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन रहती है इन्वेस्टर्स की, तो उनको भी पूछा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका लिस्ट हमें दीजिए। फिर बात करते हैं मून राइजिंग। ये मून कहते हैं उनके प्रोनाउंसिएशन में, मून नहीं कहते। तो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं मून जे इन, तो इलेक्शन हुए एज यू नो, और इलेक्शन में इनकी पार्टी जो है उसकी काफ़ी ज़बरदस्त जीत हुई है। साउथ कोरिया लास्ट ईयर 2019 में तो वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे थे, ग्रोथ कम हो रहा था, फिर करप्शन के चार्जेस थे, ये सारी चीज़ें वहाँ की सरकार के ऊपर थी। लेकिन वक्त जो है वो काफ़ी बदल चुका है। प्रेसिडेंट मून का वापस आना जो है ये एक अच्छा सिग्नल है। मैं तो एक लंबे टाइम से ये जो करंट अफेयर्स जो हैं उसको मैंने फॉलो किया है, एज यू नो। तो 2018 में जब मैं करंट अफेयर्स द हिंदू एनालिसिस के लेक्चर्स डिलीवर करता था, तो उस टाइम पर मैंने इसकी काफ़ी सारी हिस्ट्री डिस्कस की थी। और अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, उस टाइम पर भी अगर आप फॉलो करते थे तो आपको पता होगा
कि मैंने बताया था कि 1950s में इसकी शुरुआत हुई और 1950s में ये युद्ध जो है वो ख़त्म हुआ। टू बी प्रिसाइज 1953 में ये जो कोरियन वॉर जिसको कहते हैं वो ख़त्म हुए, तो फिर दो देश बन गए, एक नॉर्थ कोरिया और एक साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जो है उसको यूएसए का सपोर्ट मिला, आज भी है, और जो ये नॉर्थ कोरिया है उसको यूएसएसआर का सपोर्ट मिला, राइट। आज शायद रशिया का सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं है, चाइना का सपोर्ट है नॉर्थ कोरिया को। तो ये एक लंबे टाइम से दोनों देश जो हैं उनके बीच में बातचीत नहीं होती थी और कभी भी युद्ध हो सकता था, ऐसी सिचुएशन। लास्ट ईयर ये भी एक बहुत बड़ा इशू था, 2018 में ये एक बहुत बड़ा इशू हो गया था। ऐसा लग रहा था कि यूएसए और ये जो कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, उनके बीच में एक युद्ध हो जाएगा, न्यूक्लियर वेपन वाला युद्ध। लेकिन प्रेसिडेंट मू जो हैं उनके बारे में ये बताया जाता है कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से, उनकी जो डिप्लोमेसी है वो उनकी एक्सपर्टीज़ है, और धीरे धीरे करके उन्होंने जो है नॉर्थ कोरिया के लीडर के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप डेवलप किए। वैसे से काफ़ी अच्छे, जब वो बात ही नहीं कर रहे थे लेकिन अब टेबल के ऊपर आकर बातचीत करने लगे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छे ही हम कह सकते हैं। इतने सालों में 53 से लेकर आज तक ये नहीं हुआ था, वो प्रेसिडेंट मू ने कर दिया। तो दोनों नेता मिस्टर मू और किम जोंग उन जो है वो किम जोंग उन, ये डीमिलिटराइज्ड जोन जो है उनका, तो वहाँ पर दोनों मिले और बातचीत हुई दोनों के बीच में। उसके बाद ट्रंप और ये जो किम जोंग उन है उनके बीच में बातचीत हुई 2018 में, सिंगापुर में ये बातचीत हुई, और उस टाइम पर युद्ध की सिचुएशन जो है वो टल गई। दोनों ने, पहली बार ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट, यूएसए के प्रेसिडेंट ने कि ये जो एक लीडर हैं इनके नॉर्थ कोरिया के, उनके साथ मुलाकात की। तो सिंगापुर में बातचीत हुई। उसके बाद 2019 में ट्रंप और किम के बीच में हनोई में एक समिट हुई। हनोई किस देश में आता है, किस देश का कैपिटल है, बताइए कमेंट सेक्शन में। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। तो ये बातचीत जो है वो फेल हुई दोनों के बीच में, ट्रंप और किम के बीच में। मेन जो लक्ष्य है वो यही है कि ये पूरा जो रीजन है, यहाँ पर खास करके ये नॉर्थ कोरिया जो है इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, तो ये डी न्यूक्लियराइज हो जाए, इनके वेपन्स का प्रोग्राम जो है वो छोड़ दें। इसके लिए नॉर्थ कोरिया का कहना यह है कि हमारे ऊपर जो सैंक्शंस आपने लगाए हैं वो हटा दीजिए। वॉशिंगटन का कहना यह है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स को ड्रॉप कर दीजिए, हम आपके ऊपर से सैंक्शंस जो हैं वो हटा देंगे। तो इसी चीज़ को लेकर दोनों के बीच में इश्यूज चलते रहते हैं। तो कोरोना वायरस जो हुआ है, तो ये एक नया होप है, ये एक आशा की किरण है कि हो सकता है कि कोरोना वायरस की वजह से दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ और ज़्यादा बातचीत करने लगे, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और फिर यूएसए, जापान एक्सेट्रा, ये सारे देश भी मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, कोरिया की मदद कर, नॉर्थ कोरिया की मदद कर सकते हैं, एंड देन एक नई दोस्ती स्थापित हो सकती हैं। फिर ये वाला आर्टिकल जो है ये बता रहा है नर्चरिंग एयर पावर के बारे में, कि एयर पावर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। एयर पावर का एक बेसिक मतलब ये होता है मिलिट्री एज वेल एज सिविलियन, ये दोनों को मिलाकर जो भी हमारे पास कैपेबिलिटी है उसको हम कहते हैं एयर पावर। वुहान में से बहुत सारे लोगों को हमने रेस्क्यू किया, भारत की जो एयर इंडिया है उन्होंने रेस्क्यू किया। फिर अफ़गानिस्तान, हेरात में से भी इंडियन काउंसलेट के स्टाफ जो हैं उनको बहुत ही सीक्रेटली हमने रेस्क्यू किया। यहाँ पर कुछ प्लेन्स के नाम हैं, वो सारे नाम्स आपको याद रखने की इतनी आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं डिफेंस प्रोडक्ट्स में तो फिर आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, बट मैं जनरली आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही बताऊँगा, राइट। ये प्लेन के नाम और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। तो 58 IAF एरियल एसेट्स और हेलीकॉप्टर, फिर ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, तो ऐसे बहुत सारे कोविड-19 के साथ जुड़े हुए जो सैंपल्स हैं, मेडिसिन हैं, इक्विपमेंट हैं, मेडिकल सैंपल्स, तो ये सारी चीज़ें देश के अलग अलग कोनों पर कलेक्ट की जाती है, भेजी जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी फ़िलहाल चल रही हैं। ये हमारा एयर पावर है। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो एयर पावर ने हमारे भारत की एक ब्रांड, एक छवि बनाने में भी काफ़ी मदद की। श्रीलंका की 2 बार, 1957 और 1978 में हमने मदद की जब वहाँ पर बाढ़ आई थी। बांग्लादेश की 1991 में मदद की थी। फिर इंडियन ओशन रीजन में जब सुनामी आई तब हमने श्रीलंका और दूसरे देशों की मदद की, और हमने श्रीलंका में 8 हेलीकॉप्टर्स भी उस टाइम पर भेजे थे। फिर बर्लिन में भी बहुत सारा लॉजिस्टिकल जो कैंपेन है वो हमने किया। ये एक बहुत फेमस फिल्म है, शायद आपने देखी ही होगी, जब कुवैत के ऊपर सद्दाम हुसैन ने आक्रमण कर दिया था तो उस टाइम पर भारत के 1,11,000 जितने लोगों को रेस्क्यू किया। और 488 फ़्लाइट्स जो हैं अमान टू मुंबई, ये जॉर्डन का एक कैपिटल है, तो वहाँ से मुंबई
कंटिन्यूसली चलती रही। तो 2 महीनों में इतने लोगों को हमने रेस्क्यू किया। कई डॉक्यूमेंट्स में ये बताया जाता है 1,76,000 लोगों को हमने रेस्क्यू किया था। इंडियन एयरफोर्स ट्रांसपोर्ट फ्लीट वॉज ऑल्सो इन फोरफ्रंट। जब 2008 में भारत की एम्बेसी जो है वहाँ पर अटैक हुआ था, तो उस टाइम पर इंडियन एयरफोर्स जो है उन्होंने बहुत सारे लोगों को वहाँ से निकाला। इसी के साथ जब यमन में सिचुएशन ख़राब हुई तो उस टाइम पर भी हमारी एयरफोर्स ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एयर पावर का हमने सदुपयोग किया। उत्तराखंड में जब फ्लैश फ्लड हुए 2013 में, तो उस टाइम पर जो हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएशन किया गया, ऐसा कभी भी नहीं किया गया था कहीं और जगह पर। इतना बड़ा एक रेस्क्यू ऑपरेशन भारत ने किया और बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस किए हैं। और आज बहुत सारे चैलेंजेस भी हमारे एयर पावर के सामने हैं। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि बहुत सारे हमारे हेलीकॉप्टर्स, मीडियम हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स, फिर बहुत सारे ऐसे टेक्टिकल हेलीकॉप्टर्स जो हैं ये फॉरेन सोर्स्ड हैं और बहुत सारे आउट ऑफ डेट भी जल्दी हो जाएंगे। लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से गवर्नमेंट का खर्च जो है वो दूसरी जगह पर बढ़ गया है, तो हमें ये रिप्लेस करने में, जो हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स एक्सेट्रा जो हमें रिप्लेस करनी होगी, तो उसके लिए पैसे जो हैं वो कम होंगे। लेकिन यहाँ पर यह आर्गुमेंट दी गई है कि और ऐसे इश्यूज हो जब भी होते हैं, आज जैसे हमने देखा कि ऑलरेडी ये जो एयरफोर्स हैं या फिर हमारा जो एयर पावर है वो डिप्लॉयड है कोरोना वायरस के सैंपल्स और ये सारी चीज़ों को अलग अलग जगहों पर ले जाने में, तो इसकी आवश्यकता और ज़्यादा होगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो इसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री को कुछ पैसे जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेकर हेलीकॉप्टर्स और ये जो एयर पावर है उसको मजबूत करने में हमें इन्वेस्ट करने चाहिए। फिर एक आर्टिकल है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, द ओकेजन टू रीविजिट द सोवरेन्स रोल, कि गवर्नमेंट का रोल जो है वो फिर से हमें ढूंढना होगा। कोविड-19 की वजह से पैराडिम शिफ्ट, यानी कि एक बहुत ज़बरदस्त बदलाव हमारे जीवन में होने वाला है। कोई भी ऐसा सेक्टर अनटच्ड, कोई भी ऐसा जीवन शायद अनटच्ड नहीं होगा इससे, राइट। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़्यादा कम हर किसी के ऊपर इसकी इम्पैक्ट हुई है और सेकंड वेव भी कोरोना वायरस का हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ हैं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग कितने सालों से हो रहा है हमें पता है, लेकिन हम इसको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते क्योंकि ये धीरे धीरे हो रहा है। डायरेक्टली हमें इतना रेगुलर बेसिस पर इम्पैक्ट नहीं करता। ये बर्फ़ पिघलने की तरह है, धीरे धीरे पिघलता है बर्फ़, तो आप यू डोंट बॉदर दैट मच अबाउट इट, राइट। ऑल ऑफ द सडन अगर कुछ होता है, कोई ब्लास्ट होगा, देन यू विल बी अफ्रेड। लेकिन धीरे धीरे कोई चीज़ हो रही है तब हम इसके बारे में इतना ज़्यादा सोचते नहीं है। दिस इज़ ह्यूमन नेचर। तो ग्लोबल वार्मिंग और इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा लाइटली लेते आए हैं, लेकिन ये तो ऐसा खतरा है कोरोना वायरस जो आज हो रहा है ना, अभी में हो रहा है, ये फ्यूचर में नहीं हो रहा है, राइट। फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी तो इसका खतरा है। और डीप रिसेशन भी हो सकता है। डिमांड और सप्लाई दोनों में तनाव देखने को मिल सकता है। पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम, हमारा कल्चर, जो हाथ मिलाने की एक आदत थी वो भी छूट गई, गले मिलाने की आदत जो थी वो भी छूट गई। तो ये तो कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, बाकी के एग्जांपल्स आप भी सोचिए। एक दूसरे के घर पर जाना, बैठना, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। बच्चों के ऊपर भी कितना इम्पैक्ट होगा। अगर सोचिए 2 साल 3 सालों तक अगर स्कूल बंद रखनी पड़ी, तो जो डेवलपमेंट है स्कूल में सिर्फ किताबों से नहीं, जो हमारे फ्रेंड्स से जिनके साथ हमारी नहीं बनती है, जिनके साथ बनती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी पर्सनालिटी डेवलप करने में मदद करती है। तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी। तो बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव्स बहुत हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है कि इसकी वजह से, ये कोरोना वायरस के ये एपिडेमिक की वजह से एक पैराडिम शिफ्ट होगा। पैराडिम यानी कि एक ज़बरदस्त बदलाव होगा। और दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट इंडिविजुअल, राइट। गवर्नमेंट के काम करने के तरीके में भी बदलाव होगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद गवर्नमेंट का काम जो है वो काफ़ी बढ़ गया था, लेकिन 1980s के बाद गवर्नमेंट का काम जो है वो धीरे धीरे कम होता गया। गवर्नमेंट का काम मतलब कि गवर्नमेंट का जो पहले रोल था, हॉस्पिटल, मेडिकल, फिर इकोनॉमिकल सपोर्ट, एजुकेशन, स्किल, बहुत सारी ऐसी जगहों पर गवर्नमेंट जो है वो विजिबल थी। लेकिन फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें जो हैं 80s के बाद, और सिर्फ हमारे देश की बात नहीं हो रही है, दुनिया भर में ये चीज़ हमें देखने को मिली, ज़्यादा कम अलग अलग प्रपोर्शन में, लेकिन धीरे धीरे प्राइवेट कंपनीज जो हैं उनको ज़्यादा फेवर मिलने लगा। प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो पॉलिसी डिज़ाइन में, बहुत सारी चीज़ों में उनका इंटरफियरेंस होने लगा। और पैसे ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शायद हमारे लिए बन चुके थे या फिर बन गए हैं। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जो हुआ है, ये पूरा सोच भी नहीं सकते कि देश भी कभी बंद हो सकता है, लेकिन करना पड़ा। तो एक चीज़ तो साफ है कि मनी इज़ इम्पोर्टेंट,
राइट, लेकिन मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। ये आपकी टॉप 3 प्रायोरिटी में हो सकता है, पैसा जो है वो आपकी टॉप 3 प्रायोरिटी में हो सकता है, इट्स लॉजिकल, या फिर टॉप 5 प्रायोरिटी, बट इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि फर्स्ट प्रायोरिटी में पैसे ही हों, राइट। इनफैक्ट फर्स्ट प्रायोरिटी पैसे हो भी नहीं सकते, लेकिन किसी के लिए हो सकते हैं, डजेंट मैटर, इट्स ओके। लेकिन एक देश के लिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो सिर्फ पैसे नहीं होने चाहिए, टॉप 5 में या फिर टॉप 3 में हो तो चलेगा। तो अब जिस प्रकार से हम सोचते हैं, जिस प्रकार से हम इंटरेक्ट करते हैं, काम करेंगे, जिस प्रकार से इलेक्शंस होंगे, अभी 1-2 दिन पहले ही बीजेपी के जो सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी, तो वो भी बता रहे थे कि इलेक्शन भी अब चेंज हो जाएंगे, वोटिंग जो है शायद ई वोटिंग भी हो जाए। तो ऐसे बदलाव होंगे, और जिस प्रकार से हम हमारे लीडर्स को चूज़ करते हैं वो भी बदलेगा। जैसे कंपनीज का एक इंक्रीज्ड रोल था, वो भी शायद कम होगा बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस लेड चेंजेस। द इनविजिबल फेस ऑफ द फॉल आउट, यहाँ पर महिलाओं के ऊपर जब भी ऐसी कोई आपदा आती है, जब भी कोई डिज़ास्टर होता है, ऐसी कैटास्ट्रोफीज होती है, अनहोनी होती है, तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड अगर कोई होता है तो वो हैं महिलाएं। ऑफ कोर्स गरीब, और गरीब में भी अगर आप देखें तो महिलाएं जो हैं वो सबसे ज़्यादा, और हर एक क्लास में। अगर वर्किंग हाउस की बात करें, अगर ऐसा घर जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों ऑनलाइन काम कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि घर काम और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो महिलाओं की बढ़ जाएगी कंपेयर टू मेल काउंटर पार्ट। तो 2004 में जो सुनामी आई थी उस टाइम पर भी यही हुआ था कि जो कैंप्स बनाए गए तो उन कैंप्स में बहुत सारी महिलाओं को उनकी छेड़खानी होती थी, एब्यूज़ किया जाता था, हाइजीन के साथ जुड़े हुए चैलेंजेस थे। और सिर्फ भारत में नहीं, यूएसए में भी जब इंसिडेंट्स इस प्रकार के होते हैं, टोर्नेडोज, तो सबसे ज़्यादा महिलाएं, वे सारे परिवार जो महिलाओं के द्वारा चलाए जाते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, जॉब्स चली जाती हैं, दूसरे इश्यूज़ होते हैं। बहुत सारी महिलाएं जो हैं सुनामी में भी मर गए, बिकॉज जो बेसिक ऐसी कुछ लाइफ की स्किल्स है, स्विमिंग है, क्लाइंबिंग है, वो उनको सीखने का मौका ही नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारी इम्पैक्ट होती है उनके जीवन के ऊपर। WHO ने एक आंकड़ा दिया है कि 70% जितने वर्ल्ड हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो महिलाएं हैं, 79% नर्सेस जो हैं वो महिलाएं हैं। और हेल्थ वर्कर्स अगर आप जनरली भी देखें तो कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क पर हैं, तो बहुत ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो भी हाई रिस्क में हैं। हमारे देश में आशा वर्कर्स हैं 1 मिलियन से भी ज़्यादा, यानी कि 10 लाख से भी ज़्यादा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जिनको हम कहते हैं आशा। तो ये ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं, और कई जगहों पर हमने देखा कि आशा वर्कर्स के ऊपर भी अटैक हुआ है। तो ऐसे सारे अटैक्स को हमें रोकना भी चाहिए, और अटैक करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा भी होनी चाहिए। वर्क फ्रॉम होम के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि वे सारे कपल्स जो घर से काम करेंगे उसमें भी घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर हम बायोलॉजिकली देखें एज़ पर दिस आर्टिकल, तो स्ट्रेस होने के चांसेस भी महिलाओं के जो हैं, डिप्रेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो महिलाएं होती हैं उनको होता है। उसके बाद दूसरी कंडीशंस जैसे कि प्री मेनोपोजल सिम्टम्स, तो ये प्री मेनोपोजल एंड मेनोपोजल सिम्टम्स इसकी वजह से, और दूसरे ऐसे जब चेंजेस अलग अलग एजेस में होते हैं, प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी के वक्त, तो ये सारे रीजंस ऐसे हैं कि उनको और ज़्यादा केयर मिलनी चाहिए। लेकिन एक कल्चर ऑफ साइलेंस बन चुका है कि मेरे अधिकार के बारे में, फॉर एग्जांपल कोई महिला जो है वो अपने अधिकार के बारे में या फिर अपनी कुछ चीज़ों के बारे में बोलती है तो फिर बताया जाता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा बोलती है, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये जो कल्चर ऑफ साइलेंस है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका जो अधिकार है, उनको जो एक टेंडर लविंग केयर मिलनी चाहिए, एक इक्वल मीन्स ऐसी सिचुएशन जब होती है तो क्यों सबसे ज़्यादा महिलाएं ही परेशान हो, तो इनके लिए भी एक सोसाइटी को एक नया रास्ता निकालना होगा, राइट। ऐसी सिचुएशन लंबे टाइम से चली आ रही है, देन वी हैव टू स्टॉप इट। और इसी के साथ आशा वर्कर्स जो हैं वो एक इम्पोर्टेंट इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। वो इसमें कुछ बेसिक स्किल्स और हेल्थ के साथ जुड़ी हुई कुछ टिप्स और ये सारी चीज़ें वो कर सकती हैं। तो इसको लेकर भी सरकार को कुछ पॉलिसीज़ जो हैं इसके ऊपर भी जोर देना चाहिए, ख़ास करके ये कोरोना वायरस की जो फाइट है इसी वक्त पर। एंड दैट्स एवरीथिंग एज फार एज आर्टिकल्स आर कंसर्न डियर फ्रेंड्स। न्यूज़ आइटम्स जो हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, मैं क्विक आपको बता देता हूँ।
ये न्यूज़ आइटम्स आपको डिटेल में पढ़नी है, आज इतना वक्त नहीं है कि मैं सारी न्यूज़ आइटम्स आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो स्पीड ऑफ वायरस इन्फेक्शन थोड़ा स्लो हुआ है, ये एक अच्छी बात है। जैसे मैंने आपको बताया कि केरला को बताया है कि आप थोड़ा कर्ब जो हैं या रिलैक्सेशन जो है उसको इतना जल्दी मत खोलिए। पुलिस ने 59 ऐसे पुलिस डिटेन 59 ऐसे लोग जो क्वारंटाइन को वायलेट कर रहे थे और वायलेंस कर रहे थे इसमें। विजय माल्या यूके की कोर्ट में केस हार चुके हैं। फिर यूएई में रहने वाले कुछ भारत के लोगों ने कुछ डिस्क्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट्स दिए थे, तो इसके बारे में हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं उन्होंने बताया कि ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। चाइना ने ये बताया है कि भारत ने ये जो एफडीआई के चेंजेस किए हैं तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के खिलाफ हैं। आदित्यनाथ जो हैं योगी आदित्यनाथ, उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, बड़ी उम्र के थे वो, और योगी आदित्यनाथ जो हैं वो फ्यूनरल जो हैं उसमें नहीं जा पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। उन्होंने बताया कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो, अगर वो निकलेंगे तो दैट विल 23 करोड़ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, तो वो नहीं जा पाएंगे। तो एज ए नॉट एज ए पॉलिटिशियन लेकिन एज ए फादर एंड सन, और ऐसे बहुत सारे परिवार होंगे, राइट। इट इज़ वेरी टफ टू इमेजिन कि कितनी क्या सिचुएशन मीन्स ये कोरोना वायरस की वजह से क्या क्या दुख लोगों को झेलने पड़ रहे हैं। ब्लड बैंक्स में खून जो है वो बहुत कम है, तो अगर हो सके, आई एम नॉट सेइंग कि आपको खून देना ही चाहिए, अगर हो सके इफ़ यू थिंक इट इज़ सेफ़ और परमिशन है तो सोचिएगा इसके बारे में। और यूरोप के बहुत सारे देश जो हैं वो लॉकडाउन खोलने वाले हैं, तो आई थिंक दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।